हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे नर्सिंग में पूछे जाने वाले 20 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, इसमें है व्हाट इज द preferred site of for इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन इन्फेंट। तो शिशुओं में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने के लिए सबसे पसंदीदा स्थान कौन सा है? इसका आंसर है आंसर नंबर सी, वास्टस लेटरलिस मसल्स। तो वास्टस लेटरलिस मसल्स जो होती है शिशुओं में, वास्टस लेटरलिस मसल्स जंग का हिस्सा सबसे ज्यादा विकसित होती है, इसलिए इसमें कोई बड़ी नसें या रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं, इसलिए सुरक्षित स्थान माना जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, इसमें है while preparing a sterile field which part of the sterile drop is considered sterile। तो एक स्ट्राइल फील्ड तैयार करते समय स्ट्राइल ड्रेप मतलब कपड़े का कौन सा हिस्सा असुरक्षित माना जाता है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, द आउटर 1 इंच बॉर्डर। तो बाहरी 1 इंच का किनारा जो कि असुरक्षित माना जाता है। ठीक है, तो इसमें है कि सर्जिकल एसेसिस के नियमों के अनुसार स्ट्राइल ड्रेप की चारों तरफ का 1 इंच का बाहरी किनारा दूषित या अनस्ट्राइल माना जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी रहा स्क्रीन पर, इसमें है which of the following is the most accurate clinical indicator for a patient fluid status। तो निम्नलिखित में से कौन सा मरीज के शरीर में फ्लूइड स्टेटस, फ्लूइड की स्थिति का सबसे सटीक निर्धारित संकेत है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर ए, डेली वेट। तो इसमें क्या है कि मरीज के फ्लूइड का स्टेटस देखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि दैनिक वेट, तो रोजाना तो एक ही समय पर वजन मापना फ्लूइड वॉल्यूम को बदलावों को जानने का सबसे सटीक तरीका। 1 किलोग्राम वजन का घटना या बढ़ना लगभग 1 लीटर फ्लूइड के बराबर होता है। तो इसमें हम वजन को देखने के लिए कि इसमें डेली वजन देखते हैं, इससे क्या पता चलता है कि हमारा फ्लूइड स्टेटस क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, इसमें है which cranial nerve is responsible for the sense of smell। तो गंध की पहचान के लिए कौन सी कपाल तंत्र का जिम्मेदार होती है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर ए, क्रेनियल नर्व फर्स्ट, जिसे ऑल्फैक्टरी भी बोलते हैं। तो ये हमारी गंध के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, इसमें है which organ in the human body is primarily responsible for the production of clotting factor। तो मानव शरीर का कौन सा अंग मुख्य रूप से थक्का जमाने वाले कारकों के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, लीवर। तो लीवर में क्या होता है कि क्लॉटिंग फैक्टर बनाता है लीवर। ठीक है, तो यही है कि लीवर रक्त के थक्के जमाने वाले अधिकांश आवश्यक कारकों जैसे फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन आदि का निर्माण करता है, इसलिए लीवर खराब होने पर ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, इसमें है कि द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द किडनी इज कॉल्ड। तो किडनी की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन को, जैसे कि नेफ्रॉन किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं जो रक्त को छानने और मूत्र बनाने का काम करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, इसमें है कि which clinical manifestation is considered a classical yearly sign of increased intracranial pressure ICP। तो बढ़े हुए ICP का शुरुआती क्लासिकल लक्षण कौन सा माना जाता है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, अल्टरेट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना के स्तर में बदलाव। तो जब किसी का ICP बढ़ता है तो उसमें क्या होता है कि चेतना के स्तर में बदलाव, जैसे कि बेचैनी, भ्रम ICP बढ़ने का पहला और संवेदनशील लक्षण है। पुतलियों का फैलना और कुशिंग ट्रायड देर से दिखने वाले लक्षण है। तो सबसे पहले ICP बढ़ने पर मतलब कि बेचैनी हो और मतलब कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में बदलाव होता है, और जो लीड साइन होते हैं वो कुशिंग ट्रायड हो गए और पुतलियों का फैलना हो गया। ठीक है,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है स्क्रीन पर, व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अ पेशेंट एक्सपेंसिव स्टेटस एपिलेप्टिकस। तो स्टेटस एपिलेप्टिकस लगातार दौरे आना से पीड़ित मरीज के लिए सबसे पसंदीदा ड्रग, मतलब कि ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? इसका आंसर है आंसर नंबर लोराजिपाम। लोराजिपाम क्या है कि ये दौरे के लिए अच्छी मानी जाती है। यही है कि आईवी लोराजिपाम या डाइजिपाम स्टेटस एपिलेप्टिकस में लगातार आ रहे दौरों को तुरंत रोकने के लिए पहली फर्स्ट लाइन की दवा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, ये रहा इसमें है इंटरमिटेंट क्लूडिकल इज अ प्राइमरी सिम्टम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो रुक रुक कर दर्द होना इंटरमिटेंट क्लाउडिकल क्लाउडिकेशन निम्नलिखित में से किस स्थिति का प्रमुख लक्षण है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर डी पेरिफेरल आर्टियल डिसीज। तो रुक रुक का दर्द होना पेरिफेरल आर्टियल डिसीज का प्रमुख लक्षण है। तो इसमें क्या है कि इंटरमिटेंट क्लाउडिफेरस मांसपेशियों का वह दर्द है जो चलने या व्यायाम करने पर होता है और आराम करने पर ठीक हो जाता है। यह पेरिफेरल आर्टियल डिसीज का प्रमुख लक्षण है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, इसमें है बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग डाइजेशन द नर्स मस्ट असेस विच वाइटल पैरामीटर। तो डाइजेस्टिव दवा देने से पहले नर्स को किस महत्वपूर्ण पैरामीटर की जांच करनी चाहिए? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी एपिकल पल्स रेट। तो एपिकल पल्स रेट मतलब कि हृदय की धड़कन को चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि जो डाइजेस्टिव होता है ये हार्ट रेट को डिक्रीज कर देता है। यही है कि डाइजेस्टिव हृदय गति को कम करती है और नर्स को पूरे 1 मिनट तक एपिकल पल्स निगरानी करनी चाहिए। अब यह व्यस्त में 60 बीट पर मिनट से कम है तो दवा को रोक देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर डाइजेस्टिव देंगे और मरीज का क्या है कि हार्ट रेट जो 60 बीट पर मिनट से कम है, तो अगर डाइजेस्टिव देंगे तो हार्ट बीट और कम हो जाएगी, इससे मरीज की जान भी जा सकती है। इसलिए इसकी सबसे पहले मरीज की हार्ट रेट देखते हैं डाइजेस्टिव देने से पहले। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है व्हाट इज द प्राइमरी थेरेपेटिक एक्शन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। तो नाइट्रोग्लिसरीन का मुख्य चिकित्सीय कार्य क्या है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी वैसोडाइलेशन, नसों को फैलाना। तो जो नाइट्रोग्लिसरीन होती है मतलब कि रक्त वाहिकाओं की छिद्र मांसपेशियों को आराम देती है, जिससे वैसोडाइलेशन नसों का फैलना होता है। इससे दिल का बोझ कम होता है और छाती के दर्द एंजाइना में राहत मिलती है। जब किसी को एंजाइना होता है, हार्ट में दर्द होता है, मतलब वो छाती में दर्द होता है, एंजाइना होता है, तो इसमें नाइट्रोग्लिसरीन दिया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है स्क्रीन पर, इसमें हम द सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट ऑब्जर्व ड्यूरिंग ईयरली प्रेगनेंसी इज नोन एज। तो गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में गर्भाशय के निचले हिस्से के तरह होने से क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी हेगार साइन। तो हेगार साइन में क्या देखते हैं हम कि हेगार का संकेत गर्भाशय के निचले हिस्से का नरम होना, जो आमतौर पर 6 से 8 सप्ताह में देखा जाता है। गुडेल का संकेत सर्विक्स का नरम होना और चैडविक का संकेत सर्विक्स का नीला पड़ना। तो हेगार साइन में देखते हैं कि जो गर्भाशय के निचले हिस्से का मतलब कि नरम हो जाते, सॉफ्ट हो जाते हैं, और गुडेल साइन में सर्विक्स नरम होता है और चैडविक साइन में सर्विक्स नीला पड़ जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है स्क्रीन पर, व्हाट इज द डेफिनेटिव क्लिनिकल इंडिकेटर फॉर द ऑनसेट ऑफ द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। तो प्रसव के दूसरे चरण की शुरुआत का सबसे सटीक संकेत क्या है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स 10 सेंटीमीटर। तो सर्विक्स का पूर्ण रूप से फैलना। तो इसमें लीवर की दूसरे चरण की शुरुआत मतलब कि फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि सर्विक्स 10 सेंटीमीटर डायलेट होती है और सेकंड स्टेज में फीटस बाहर निकलता है और थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा बाहर निकलता है और फोर्थ स्टेज में ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है स्क्रीन पर, डार्क रेड पैलनेस वेजाइनल ब्लीडिंग ड्यूरिंग द
ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इज इंडिकेटिव ऑफ। तो गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में बिना दर्द के चमकीले गहरे लाल रंग का ब्लीडिंग होना किसका संकेत है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, प्लेसेंटा प्रीविया। तो जो तीसरी तिमाही में बिना दर्द के गहरे लाल रंग का की ब्लीडिंग होती है वो प्लेसेंटा प्रीविया को दर्शाती है। तो तीसरी तिमाही में बिना दर्द के लाल रक्तस्राव होना प्लेसेंटा प्रीविया का प्रमुख संकेत है। जब प्लेसेंटा सर्विक्स के ऊपर आ जाता है एब्रेसिव प्लेसेंटा में क्या हो, एब्रेसिव प्लेसेंटा में दर्द के साथ ब्लीडिंग होती है, जबकि प्लेसेंटा प्रीविया में मतलब बिना दर्द की ब्लीडिंग होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन गया है स्क्रीन पर, इसमें है एट द एज डोज आर नॉर्मल इन्फेंट यूजुअली डबल थर्ड बर्थ वेट। तो एक सामान्य शिशु का वजन आमतौर पर किस उम्र में उसके वजन के जन्म के वजन का 2 गुना हो जाता है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, 5 से 6 मंथ। तो जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके 5 से 6 महीने बाद उसके जन्म के वजन का 2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो यही है कि एक स्वस्थ शिशु का वजन आमतौर पर 5 से 6 महीने की उम्र में जन्म के वजन का 2 गुना और 1 साल में 3 गुना हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है स्क्रीन पर, द अब्सेंस ऑफ गैंग्लियन सेल इन द लार्ज इंटेस्टाइन कॉज विच पेडियाट्रिक डिसऑर्डर। तो बड़ी आंत में गैंग्लियन कोशिकाओं की अनुपस्थिति के कारण बच्चों में कौन सा विकार होता है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, फ्रैंक रोग, इसे न्यूरोक्लोन भी बोलते हैं। तो जो फ्रैंक रोग होता है तो इसमें क्या होता है कि जो बड़ी आंत की गैंग्लियन सेल होती है वो अनुपस्थित होती हैं, जिसे हिस्पर रोग कहते हैं। तो हिरस्प्रंग रोग एक जन्मजात बीमारी है जिसमें बड़ी आंत के निचले हिस्से में गैंग्लियन कोशिकाएं नहीं होती हैं, जिसके कारण आंत में संकुचन पेरिस्टाल्सिस नहीं होता और गंभीर कब्ज होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, इसमें है which of the following is the vector responsible for transmitting डेंगू फीवर। तो डेंगू फीवर को फैलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर जिम्मेदार है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, एडिस एजिप्टाइस मस्कीटो। ठीक है, तो ये डेंगू फीवर के लिए जिम्मेदार होता है कि यही है कि डेंगू वायरस इंसानों में संक्रमित मादा एडिस एजिप्टाइस मच्छर के काटने से फैलता है। इन्हें टाइगर मस्कीटो भी कहा जाता है और ये दिन में काटते हैं। तो जो डेंगू वाले मच्छर होते हैं वो दिन में काटते हैं। ठीक है, जिसे टाइगर मॉस्किटो कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट फिक्स बिलीफ दैट कैन नॉट बी करेक्टेड बाय रीजनिंग इज कॉल्ड। तो एक ऐसा गलत और पक्का विश्वास जिसे किसी तर्क द्वारा सुधारा नहीं जा सकता उसे क्या कहते हैं? आंसर नंबर सी, उसे डेल्यूजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मरीज को मतलब कि डेल्यूजन भ्रम एक ऐसा गलत लेकिन पक्का विश्वास है जो साबितों के बाद ही नहीं बदला जाता, और इल्यूजन का अर्थ वास्तविक बाहरी वस्तुओं को गलत समझना। तो इल्यूजन में क्या होता है कि जैसे कि रस्सी को सांप समझना, और डेल्यूजन में क्या होता है कि जैसे वहां पे कुछ भी नहीं है, मरीज को लगता है कि वहां पे खड़ा है, तो वो फिक्स फॉल्स बिलीव है जिसे कि दूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिंकल Creutzfeldt syndrome is caused by the severe deficiency of which vitamin? तो वर्निक कोर्सकॉफ सिंड्रोम किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर ए, विटामिन बी1। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन भी होता है। तो इसमें क्या होता है कि वर्निक कोर्सकॉफ सिंड्रोम एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जो थायमिन विटामिन बी1 की गंभीर कमी से होती है या अक्सर अत्यधिक शराब पीने वाले लोगों में देखी जाती है। जो ज्यादा शराब पीते हैं उसमें वर्निक कोर्सकॉफ सिंड्रोम होता है जो विटामिन बी1 की कमी के कारण होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, इसमें हम व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ट्रेगर्स इन एन इमरजेंसी डिपार्टमेंट। तो आपातकालीन विभाग इमरजेंसी डिपार्टमेंट
का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका आंसर है आंसर नंबर बी, टू प्रायोरिटाइज पेशेंट बेस्ड ऑन द सीवियरिटी ऑफ इलनेस। तो बीमारी की गंभीरता के आधार पर मरीजों को प्राथमिकता देना ट्राई का उद्देश्य होता है कि आपातकालीन स्थिति में जैसे कोई ज्यादा सीरियस है, तो जैसे किसी को सांस लेने में तकलीफ है, तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखेंगे। जैसे किसी का हाथ पैर में दर्द है, बुखार है, तो उसको मतलब कि सेकंड प्रायोरिटी में रखेंगे। इसलिए प्रायोरिटी में मतलब कि उसको विभाजित करते हैं कि किस मरीज को ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो ये थे हमारे 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आती रहे। धन्यवाद।